जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली कौन कौन सी क्लासेस आ रही हैं। करंट अफेयर आ रही है, जीके जीएस आ रही है, स्टैटिक जीके आ रही है एक्स्ट्रा, जिसमें आपको अलग से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा आपका, ताकि आपकी स्टैटिक जीके बहुत ही आसानी से कवर हो सके। उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है और मैथ आ रही है। सो फ्रेंड, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एक प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको इससे आने वाले टाइम में हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिलेंगी हर एक एग्जाम को क्रैम्प करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। चलिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेट नंबर 10 है जीके जीएस का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले 9 सेट हो चुके हैं। अगर आप नए कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो आप पहले सेट 9 को वॉच करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, बताइए इसका आंसर। सो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल में संबंध मानी गई है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। हिटलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे, जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम शासी तथा राखा रखाल रखालदास बनर्जी ने की। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है, यानी कि ब्रॉन्ज युग भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड तथा अल्पाइन लोगों का भी निवास था। यहाँ निर्गो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। कौन सी जाति के लोग नहीं रहते थे? निर्गो जाति के लोग यहाँ नहीं रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्योंकि सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, क्योंकि इन देशों के साथ सैंदम वासियों का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। सिंधु सभ्यता ग्रीस की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीस की सभ्यता के समकालीन ये नहीं थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विरासतमक थी, बताइए।
इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, क्योंकि यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से अधिक उन्नत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक व्याप्त थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा लोथल, क्योंकि लोथल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पर है आपका? कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, इस स्थल से सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ घोड़े की अस्थियां एवं अनोखी कब्रगाहें मिली हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि जम्बू द्वीप। ठीक है, क्योंकि पौराणिक पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके इलावत्र बृहदास, कीपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रमयक, कुरु और हिरण्मय ये नवखंड हैं। इनमें भारतवर्ष ही मृत्यु लोक है, शेष देवलोक है, इसके लवण सागर है। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्मू वृक्ष जामुन के कारण हुआ है। जम्मू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीप के नाम इस प्रकार हैं: पिलक्ष, सालमल, क्रुस, क्रोच, साक एवं पुष्कर। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है, बताइए। इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा दूसरा, यानी कि ग्रीक। ठीक है, क्योंकि ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के लेखों में भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग मिलता है। बता दें कि इस प्रकार के प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके उत्तरों में भी कभी नहीं बदलते हैं। इसलिए अगर आप संघ एवं राज्य सिविल सेवा या राज्य स्तरीय किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि कोई गलती की कोई संभावना ना रहे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा सिविल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि जो जैसे कि यूपीएससी ऐसी परीक्षाओं में आता है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, बताइए कितनी सीमा है।
इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा तीसरा, यानी कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि भारत की निरपेक्ष अवस्थिति 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 से पूर्वी उत्तर से 97 डिग्री 25, ठीक है, पूर्व देशांतर के मध्य है। इसके उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 कितनी है आपकी, 3214, ठीक है, किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है आपकी 2933, कितनी है, 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है, कितनी है आपकी, 15,200 किलोमीटर, तथा समुद्र तट की लंबाई आपकी 7517, कितनी है, 7517 किलोमीटर है। और हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर बराबर 120 डिग्री माइनस 27 डिग्री 30 बराबर 37 डिग्री 30 का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूर्ण समझौते में प्रावधान था। ये क्वेश्चन जो आपका बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और IAS 1997 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, सिविल सर्विस की परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए चलिए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा डी। क्या होगा आपका, डी। ये जो प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था, क्योंकि पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था, 24, एक मिनट में लिख के दिखा देता हूं, 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 आपकी हो गई और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, बताइए।
इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, क्योंकि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी है। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते हैं। कितने महीना तक? 6 महीने तक। चलिए, अगला है आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, क्योंकि 1773 का विनिमय अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत और साथ ही यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंध के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। किसके लिए पेश किया गया था? कुछ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधों के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। चलिए, अगला देखते हैं फिर आपका, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना में रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मान लिया जाए। वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। नए अधिनियमों के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है आपका साइंस से है, कार्य का मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही आसान भी है, बताइए। फ्रेंड्स आपका इसका आंसर हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल, क्योंकि जूल अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य एक व्युत्पन्न इकाई है। यह एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। इस इकाई को अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्टोकल जूल के नाम पर नामित किया गया था। किसके नाम पर पारित किया गया था? जेम्स प्रेस्टकॉन। मैं लिख कर दिखाई दूं, 1 मिनट। जेम्स प्रेस्टकॉट, इनके नाम से ही इसे नामित किया गया। चलिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व, यानी कि तीसरा। चलिए, नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। फ्रेंड्स, ज्यादातर इसी पर आंसर लगाते हैं अरस्तु ने, क्योंकि अरस्तु ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग नहीं किया था। ये तो इसके जनक माने जाते हैं। जो सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था वो क्या था आपका? लेमार्क तथा
रेनस ने, ठीक है, ये इन्होंने ही इसका पहला प्रयोग किया था शब्द का। और अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इस विज्ञान में हम जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्योग, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विनाशात्मक विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। और कब किया था? वो किया था आपका 1801 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, वो तो थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया था। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो अरस्तु इनके जनक माने जाते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। और एक माने जाते हैं जीव विज्ञान का पिता ग्रीस दार्शनिक अरस्तु, ये उनका पूरा नाम है, ग्रीस दार्शनिक अरस्तु। 384 से 322 ईस्वी पूर्व को कहा जाता है। पहले आपको पता था, पहले उल्टी गिनती चलती थी, 322 से 384 कहना चाहिए था, लेकिन पहले उल्टी गिनती चलती थी इसलिए रोमन उसमें, तो 384 से 322 ईस्वी को पूर्व कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में ही उन्हें विकास उन्हीं के काल हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें मैं टाइम भी नहीं दूंगा, आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, वो है आपका चार्ल्स बेबेज। इन्हें ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, तो ये आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए? इसका आपका आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। कनाडा का ये राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, क्योंकि आइस हॉकी शीतकालीन हॉकी का एक रूप है जो बर्फ पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? ये बर्फ पर। सिंपल सी बात है, शब्द को देख के पता चल रहा है आइस हॉकी, तो सिंपल सी बात है, आइस मान तो बर्फ भी होता है। ठीक है, ये खेला जाता है। दोनों टीमों को अपने स्टिक का उपयोग करके रबर पक के साथ गोल करने की आवश्यकता होती है। यह सर्दियों के मौसम के लिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ये जो खेल खेला जाता है वो सर्दियों के मौसम में खेला जाता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों के महीनों के लिए लेक्रोस गर्मियों के महीनों के लिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। सर्दियों के लिए आपका आइस हॉकी है और गर्मियों के लिए जो आपका राष्ट्रीय खेल है कनाडा का वो है लेक्रोस। मैं एक मिनट लिख के दिखा देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक मिनट, गर्मियों का ये राष्ट्रीय खेल है और सर्दियों का आपका ये राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला देखते हैं। एक और आ चुका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए? फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका बेसबॉल। क्या होगा? बेसबॉल। ये राष्ट्रीय अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यही है। बेसबॉल 1846 में, कब? 1846 में इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इसके वास्तविक रूप को उत्तरी अमेरिका ने 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। पहले खेल कहां खेला जाता था? इंग्लैंड में। उसके बाद 19वीं शताब्दी में इसे अमेरिका का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए।
इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, सॉरी चौथा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित, ठीक है, क्योंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत ने अर्थव्यवस्था की इस प्रणाली को, दृष्टिकोण को स्वतंत्रता के बाद अपनाया है, यानी कि हमारी आजादी के बाद, जब जब हमारी भारत की आजादी हुई उसके बाद इसे अपनाया है, ठीक है। देश में वर्ष 1948 और 1956 में लागू औद्योगिक नीतियों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को सह अस्तित्व में लाने में लोगों ने मदद की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो अब क्वेश्चन बन रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है, बताइए इसका आंसर सोच के एक बार। इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, सहकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्यों? क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो उदाहरण हैं, यूएस और फ्रांस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एंड फ्रांस, ठीक है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में हैं और मिलकर आर्थिक विकास की दिशा में काम करते हैं। भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी कि हमारा भारत तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है ही, उसके बाद यूएस और फ्रांस भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आपका आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किसके रूप में होती है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। और कौन सा ऑप्शन है ये? तीसरा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन एक स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका फुल फॉर्म से है, स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है बताइए, 3 सेकंड का टाइम मिलता है आपके पास। इसकी फुल फॉर्म है आपकी दूसरा ऑप्शन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इंपॉर्टेंट दिवस से रिलेटेड आया क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपके पास। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और एक किसकी याद मनाया जाता है मैं बताता हूं आपको। विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रवाह की खोज के कारण मनाया गया है। किसकी याद मनाया जाता है? आपके रमन की, जिन्हें सीवी रमन कहते हैं, ठीक है, इनकी याद में ये बनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक एवं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भी भारतीय एवं एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया
पहला नोबेल पुरस्कार था। अगर क्वेश्चन बन जाए तो पहले नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो वो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और किसको दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इसके जो लेखक हैं आपके वो हैं नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। क्योंकि हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं, पुस्तक के अंतिम पदों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण ज्ञात होता है। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको कंटिन्यू ही सेट मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, सॉरी चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, डेली कंटिन्यू मिलते रहेंगे आपको। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।